हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी में। यूपीएससी संवाद में लगातार हम उन विषयों को उठाते रहे हैं जो यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए गंभीर रहे हैं, है ना। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, कई बार इन डेप्थ एनालिसिस में कहीं चूक हो जाती है। हमारी कोशिश हमेशा से रही कि उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स पे बात की जाए जो एक तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, समसामयिक विषयों पे मजबूत होते हैं, दूसरा कई बार उनमें इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत होती है। आपने हमारे बहुत सारे एपिसोड्स को देखा, बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक बड़ी उपलब्धि, हमारे साथ स्टडी IQ-IAS के शानदार फैकल्टी शशांक त्यागी सर अवेलेबल हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपका यहाँ होना हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, हमारे शो के लिए बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि एक ऑडियंस जो चाहता है कि इन डेप्थ एनालिसिस अलग अलग वर्जन से हमें मिले, तो एक बड़ा मतलब उनको हेल्प हो जाएगी इससे। थैंक यू सर, मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके साथ डिस्कशन हो इस बात पर। थैंक यू सर। सर बहुत दिनों से हम लोग बात कर रहे थे कि लेट्स गो ग्लोबल, और शशांक सर हमारे साथ हैं। सर नहीं सर, देखिए शशांक सर की जब आप पॉलिटिकल साइंस की इन डेप्थ एनालिसिस को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एक जो वाइड रेंज है और उसको जो करंट के साथ कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी वो बहुत अट्रैक्टिव है। एक्चुअली मैंने परसों या नरसों सर का एक रील देखा जिसमें वो नेपाल की जेनजी पर कुछ बात कर रहे थे, एंड देन द आइडिया केम इन टू माई माइंड कि इस पर सर से बात कर सकते हैं। तो सर मिल गए तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई करते, शायद मान जाए सर। तो सर ने भी टाइम निकाला अपने क्लास के इतने बिजी शेड्यूल से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। एक्चुअली टॉपिक पर आते हैं। एक्चुअली सर प्लेटो ने कहा था कि अगर आप पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं तो धीरे धीरे करके आप पर निकृष्ट टाइप के लोग, जो लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं, वो शासन करना शुरू कर देते हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो जेन जी है, जिस पर आपका कमेंट अभी मैंने देखा था, वो राजनीति से दूर नहीं रहना चाह रहा है, लेकिन वो राजनीति में जब वो एक्टिव हो रहा है तो अपने टूल किट और सोशल मीडिया टूल्स के माध्यम से आगे आ रहा है। यहाँ पर बहुत जगहों से ये आरोप भी लग रहा है कि ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया मूवमेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, थोड़े समय पहले पाकिस्तान में भी हम लोगों ने देखा था, वो कहीं ना कहीं डीप स्टेट और एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो बेसिकली सर आपके हिसाब से जेन जी का ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये असली नवजागरण हो रहा है, रेनेसा हो रहा है, या फिर कोई हिडन फोर्सेस है जिसका ये मोहरा बन रहा है? ठीक है, सबसे पहले सर इसको ब्रेक करते हैं ऐसे कि ये हो क्यों रहा है। जी सर। कोई भी सोशल मूवमेंट तब होती है जब जनता, जो सामने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या सरकार है, उनसे जनता के काम नहीं हो रहे जी। मतलब देयर इज़ अ गैप। तो कोई ना कोई गैप तो है। नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, इंडोनेशिया में रिसेंटली हमने देखा, अभी फ्रांस में चल रहा है। तो यानी कि गैप है। पहली बात तो ये। आपने कहा जेन जी टूल किट, तो जिन लोगों ने पहली बार ये शब्द सुना है टूल किट, तो टूल किट का मतलब होता है जब कोई प्री डिटरमाइंड ड्राफ्ट, यानी कि पहले से तय पद्धति होती है कि मैसेजेस पहले से बने हुए हैं, इन्फोग्राफिक पहले से बने हुए हैं, मीडियम्स तय हैं, ये भी तय है कि कितने पोस्ट करने हैं, कितने ग्रुप बनाने, सब कुछ तय होता है। एक मेथड होता है, रेंडमनेस नहीं होती। अगर रेंडमनेस नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जेनजी को भी कोई ना कोई गाइड कर रहा है। अब गाइड या तो अंदर से कोई कर सकता है, जैसे नेपाल का आपने जिक्र किया, तो नेपाल में हामे नेपाल करके एक जो संस्था है वो सामने आई जी। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी थी क्यों? वो कहीं बाहर से नहीं आई थी, वो उन्हीं के अंदर से आई थी। जो सुडान गुरुंग उसके लीडर बताए जा रहे हैं, इससे पहले जब डिज़ास्टर्स आए नेपाल में तो लोगों ने देखा कि अल्टीमेटली हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, डोनेशंस की ज़रूरत है, और सरकारी संस्थाओं की भी अपनी सीमाएं हैं। तो लोगों को खुद आगे आना होगा, तो वो आगे आए। तो यानी कि जेनजी का जो जुड़ाव है वो एक्शन से है। जेनजी केवल नैरेटिव्स में बिलीव नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास सोशल मीडिया से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहीं से वीडियो आ रही है। तो नेता अगर उसको कोई बात बताएगा और जेनजी देखेगा तुम बता ये रहे हो, हकीकत पे तो कुछ और हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर वो ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं। तो आपने रेनेसा शब्द का इस्तेमाल करा, पुनर्जागरण का इस्तेमाल करा, वो तो खैर बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो हाँ, सोशल मीडिया पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में एक रेनेसा लेकर आ रहा है, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में लेकर आ रहा है, क्योंकि रेनेसा जब शब्द यूज़ होता है तो उसमें तो आर्ट एंड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सर ये तो आ रहा है। आपने फिर दूसरी बात कही, बड़ा लंबा सवाल आपने पूछा तो इसमें आपने बाहरी ताकतों के इन्फ्लुएंस की बात की। तो यस सर, बाहरी ताकतों का इन्फ्लुएंस हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है जेन जी के साथ। और करंटली क्योंकि जो जनरेशन है ये डिजिटल नेटिव है सर, जैसे हम आप हैं, हमने वो एज देखी है, कहीं इंटरनेट था ही नहीं, तो हमारे पास सोर्सेज थे बुक्स,
या फिर हमसे बड़े लोग टीचर्स। लेकिन आज बच्चे मतलब दे आर एक्चुअली गेटिंग बॉर्न ऑन इंटरनेट, मतलब वो पैदा हो रहे हैं, उनके पास आसपास इंटरनेट से चीज़ें चल रही हैं, तो उनके पास जानकारी बहुत तेज़ी से आ रही है। ये अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें एक जो चीज़ मुझे जिसमें डर भी लगता है कि वो क्या है कि कहीं को भी घूम सकती है कोई मूवमेंट, क्योंकि लोग नुआंसेस में नहीं जाते। टूल किट में क्या होता है, तुम इसके सपोर्ट में हो कि अगेंस्ट में हो। जी बिल्कुल। तो स्लोगन्स पे बात होती है, मेजर जो आप इसके सपोर्ट में कि अगेंस्ट है इस पर बात होती है, लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी इशू इतना सिंपल नहीं है। दिस कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी पे मुझे लगता है कि जो फ्रीडम मिली है इंटरनेट पर, इस पर और ज़्यादा जो यंग जनरेशन है वो डिस्कशन करे, डिबेट करे, जैसे आप ये शो कर रहे हैं, इन शोज़ के माध्यम से वो जान सकें कि भाई मुद्दे के अंदर कितनी लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है सीधी बात कि करप्शन हो रहा था, नेपोटिज्म हो रहा था, तो चलो सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन इसके बाद जो लोग लीड करने आएंगे, क्या गारंटी है कि वो सही होंगे? जब तक तुम्हारे पास उसके लिए कोई प्लान नहीं है, तो तब तक आगजनी करना, एनार्की फैलाना, वो कहाँ तक सार्थक है? तो लीडरशिप में से ऐसे मुद्दों पर भी प्लान निकल कर आना चाहिए, और आई एम श्योर कि यहाँ पर वो प्लान भी निकल कर आएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हमें सिखाता है ना, इसी तरीके से तो पॉलिटिकल मॉडल्स इवॉल्व होते हैं। जी नहीं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पर डीप स्टेट का जो टर्म बार बार आ रहा है, वो इसी वजह से शायद आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर का कोई स्टैब्लिश्ड मॉडल या ऑप्शन इन्होंने नहीं रखा हुआ है। जी अभी भी ये लीडर भी इनका तय नहीं हो पाया है कि कौन अब लीड करेगा, और ये ग्लोबल ट्रेंड सा भी दिख रहा है। लेकिन विकास सर, अगर हम बात करें तो इतिहास में हमने देखा, इंडियन हिस्ट्री में बेसिकली हमने तो देखा कि जो पम्पलेट्स थे उनको बांट करके या अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स करके, इसको भी पहले यूज किया गया है इसी तरीके के मॉडल में। तो मतलब ये लिंक करता है ना कुछ। बिल्कुल सर, गेहूं और गुलाब की बात जब हम लोग करते हैं तो पूरी जो भारत की स्वतंत्रता पद्धति रही, जो पूरा हमारा आंदोलन रहा, वो बिल्कुल पैम्फलेट पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहा। और जैसे सर ने टूल किट को डिफाइन किया कि टूल किट जैसी चीजें उस समय भी थी, भाई हम अपने मैसेज तो ऐसे ही पहुंचाते थे ना। जब इनकलाब की बात होती है कि आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में, तो शुरुआत तो ऐसी ही होती, चीजें ऐसे जाती, कई बार वर्बल होता है, कई बार पैम्फलेट के द्वारा होता है। जब गुटेनबर्ग ने प्रेस का आविष्कार किया, उसके बाद से ही सर, मतलब अगर हम यूएस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, इवन यूएस की बात उस समय ब्रिटेन की ही उस पर कब्जे थे, तुम यूएस रिवॉल्यूशन के बाद में। बेसिकली मैं बात करना चाह रहा था, थॉमस पेन की बात करना चाह रहा था, शायद कॉमन सेंस नाम से उनका पेपर था सर, यूएस रिवॉल्यूशन को। हाँ, वो यूएस रिवॉल्यूशन के लिए वो बड़ा उसने काम किया, मतलब लोगों को मोटिवेट करने का कि यार ब्रिटिश कॉलोनी से ओवर हो चुके हैं, अभी निकलना है यहाँ से। तो ये वो भी एक प्रकार का टूल किट था, और उसने मतलब जो विश्व में कुछ सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक मानी जाती है अमेरिका की क्रांति, उसमें भूमिका निभाई। फिर भारत में भी सर हम ये नहीं कह सकते ना कि 2-3 इवेंट के कारण आज़ादी मिली, लगातार इस प्रकार के कुछ मूवमेंट बैकडोर में चल रहे थे। तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक इसका तो रही है। हाँ सर, इसमें ना सर एक और भी कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलरिज्म का, जी है ना। तो रॉबर्ट डाल साहब है, वो कहते हैं, उनकी जो प्लूरलिज्म थ्योरी है, वो ये कहती है कि जो डेमोक्रेसी है वो तभी तक हेल्दी मानी जाती है जब तक अलग अलग जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको बराबर आवाज़ उठाने को मिले और उनकी बराबर आवाज़ सुनी जाए जी। लेकिन जो ये जो जेनजी है, अगर हम देखें जो इस समय चल रहा है मामला, तो ये अलग अलग सेगमेंट पर काम करता है, जैसे आपने बताया। तो उस तरीके से जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उस पर भी इनके अपने काम मिलते हैं। ये जो मेयर हैं जिनका नाम आ रहा था नेपाल में, इन्होंने पहले आफ्टर जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी नेपाल में, तो बहुत काम किया ग्राउंड पर। बालेन शाह जी। तो क्लाइमेट चेंज है, जेंडर इक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन मुद्दों पर ये अलग अलग तरीके से टूल किट का भी इस्तेमाल करते हैं और काम भी करते हैं। तो सर क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो टूल किट है ये प्लूरलिज्म को मजबूत कर रही है, या कहीं ना कहीं ये पॉपुलिज्म को उस दशा में लेकर के जा रही है जहाँ पर लाउड वॉइसेस में डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी? आपने उत्तर के लिए तो काफ़ी कुछ खुद ही बोल दिया है। सबसे पहले आपने रॉबर्ट डाल का जिक्र किया प्लूरलिज्म का, तो लोकतंत्र के बारे में जो उनकी स्टडी है वो यूएसए के कंटेक्स्ट में है, वो साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में पूरी तरह लागू नहीं होती। उसका कारण है यूएसए में प्रेशर ग्रुप की पॉलिटिक्स बहुत ऊपर है इन कंपैरिजन टू एशियन डेमोक्रेसीज। प्रेशर ग्रुप यानी कि अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग समूह बने हुए हैं और वो वहाँ की सरकार को प्रभावित करते हैं उनके फैसलों में। तो क्या यहाँ पर उतना है, यहाँ पर नहीं है। और रॉबर्ट डाल साहब ने भी अपनी इस थ्योरी को देने के बाद फिर अपनी थ्योरी बदली थी और उन्होंने फिर डिफॉर्म्ड पोलियार्की एक शब्द यूज़ किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ समूह ऐसे होते हैं जो बाकियों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और एक उनमें से जो समूह है वो है कॉरपोरेट। तो अब इसी कंटेक्स्ट को अगर हम नेपाल में देखें तो नेपाल में ऐसे कोई डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स तो हमें नहीं दिख रहे,
यहाँ पर एक अपहीवल दिख रहा है जिसमें कि यूथ सड़क पर आ गया है और वो परेशान था, और वो एक्चुअली उसके पास जो सबसे बड़ा मीडियम था जिससे वो जुड़ाव महसूस करता था वो सोशल मीडिया था, वो उससे ले लिया गया। तो मुद्दे पहले भी थे लेकिन उसका जो समय है वो इस पे बीत रहा था, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो उससे ले लिया गया। तो जो रॉबर्ट डाल कह रहे हैं उसका नेपाल में लगने के लिए मुझे लग रहा है कि नेपाल की डेमोक्रेसी को अभी और मैच्योर होना होगा। जहाँ तक मेरी समझ है अभी कई प्रेशर ग्रुप होते हैं, व्यापार संघ का अलग है, अभी रॉयलिस्ट जो हैं वो अलग हैं, वो खड़े हो रहे हैं, पर देखते हैं आगे कैसे मतलब टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं। लेकिन सर जैसे नेपाल की अगर हम बात करें टू बी स्पेसिफिक, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, एक्चुअली यूथ फॉर्मल प्रेशर ग्रुप तो नहीं है जी, लेकिन यूथ भी एक प्रेशर ग्रुप बिल्कुल काम करता है, बिल्कुल करता है। और ये जो ग्रुप्स इनके अभी भी सारे ओपन तो नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स तो थे ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ग्रुप्स के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट तो थे ही थे बिल्कुल। जैसे इंडिया की, जैसे आपने बोला सर कि इंडिया की डेमोक्रेसी पर इतना उनकी थ्योरी लागू नहीं होती है, तो अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया में भी प्रेशर ग्रुप्स का एग्जिस्टेंस तो हमेशा से रहा और काफी अच्छा भी रहा। बस ये है कि हम इसको ओपनली एक्सेप्ट करते ही नहीं है, और ना ही जो जैसे फंडिंग की भी बात करें तो वहाँ पर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं फंडिंग करते हैं और अपनी काम करवाते हैं। हमारे यहाँ फंडिंग लेते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इस बात को बस ऐसे बताना चाहूँगा, प्रेशर ग्रुप्स हर जगह हैं, यहाँ पर भी, वहाँ पे भी है। इंडिया के कंटेक्स्ट में जब मैं कह रहा था कि उनकी थ्योरी, उनकी जो स्टडी थी वो यूएसए की थी, वो इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि इंडिया में ना, क्योंकि हम कॉलोनी थे तो अभी तक सरकार की और जनता में अगर शक्ति का भेद देखें तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। यूएसए के कंटेक्स्ट में या किसी भी डेवलप नेशन में आप देखेंगे तो जनता ज़्यादा जागरूक है, जनता वहाँ पर डील करती है सरकार को कि तुम सर्विस स्टेट हो, हम तुम्हें टैक्स देते हैं, हमें सर्विस चाहिए। लेकिन भारत में आज भी ऐसा होगा कि कुछ जगह पर अगर पुलिस की एक गाड़ी निकल जाए तो लोग छत पे होंगे, अंदर चले जाएंगे कि यार इनसे क्यों पंगा लेना। लेकिन यूएसए के केस में आप ऐसा नहीं देखेंगे। तो इस वजह से वहाँ पर प्रेशर ग्रुप की जो पॉलिटिक्स है वो अलग तरीके से काम कर रही है। प्रेशर हमेशा रहेगा, जहाँ पर भी तंत्र है, लोग हैं, वो कुछ ना कुछ समूह बनाएंगे, अपनी मांग करेंगे। लेकिन जो ग्रुप पॉलिटिक्स है वहाँ पर लेवल अलग है, यहाँ पर अलग है। तो इस कंटेक्स्ट में सर अवैध सिंह, और आपने सर दूसरी एक बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा पॉपुलिज्म है क्या। पॉपुलिज्म तो सर है ही, क्योंकि पॉपुलिज्म जो है वो कई बार, जैसे हमने कहा ना, कि वो एक पर्टिकुलर आवाज़ को, एक स्लोगन को ऐसे एक्सेंचुएट कर देता है कि लगता है कि बस यही समाधान है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, 2011 में अन्ना हजारे क्रांति, इंडिया अगेंस्ट करप्शन चल रहा था सर। मतलब ऐसा माहौल था कि अन्ना नहीं है आंधी है, देश के दूसरे गांधी हैं, अब भी जिसका खून ना खोला खून नहीं है पानी है। और कहा जा रहा था कि एक ही तो प्रॉब्लम, मतलब करप्शन का सोल्यूशन एक है, जन लोकपाल बिल आप पास करा दो और समाधान निकल जाएगा। क्योंकि आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं मतलब काफ़ी एक्टिव था इसमें। पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते थे तो लगता था कि यार सही में मतलब जो हम पढ़ते हैं वो होने जा रहा है। लेकिन बाद में पता लगा कि वही तो हो रहा था, पॉपुलिज्म था। हमें लग रहा था कि यार करप्शन का समाधान एक किसी इंस्टीट्यूशन से हो सकता है। लेकिन जब हम चाणक्य को पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं चाणक्य भी कह रहे थे कि करप्शन इतना गहराई तक है कि मतलब तुम उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन सकते हो, लेकिन करप्शन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो नहीं बता सकते। तो जैसे नेपाल में कहा करप्शन का सोल्यूशन इनको हटा दो, नए को ले आएंगे, बालेन को ले आएंगे, सोल्यूशन हो जाएगा। क्या वाकई सोल्यूशन हो जाएगा? ये रियलिटी समझनी पड़ेगी कि सोल्यूशन नहीं होगा। कुछ सुधार के लिए आप दबाव बना सकते हो, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी को कोई मेजर्स ला सकते हो, ऐसा कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जन लोकपाल बिल पास हो गया, एक्ट हो गया, क्या करप्शन खत्म हो गया? नहीं हुआ। तो ये एक्चुअली इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी मतलब आनी होगी। एक्चुअली सर इसी टॉपिक को जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कभी कभी थोड़ा लाइट मूड में रहते हैं हम लोग, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे लॉज हैं हमारे पास जो करप्शन को रोकने के। जी बिल्कुल सही। और इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। जी चलिए आप एक और इंस्टीट्यूशन ले आइए। आपने कहा सीबीआई करप्शन रोकेगी, फिर आपने कहा सीवीसी करप्शन रोकेगी, फिर आपने कहा कि चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप कह रहे हो लोकपाल ले आएगा। अब लोकपाल करप्शन करेगा तो क्या करोगे? मतलब अब आप फिर कहोगे एक और इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन की मशीनरी का जाल में फंसते जाने से सोल्यूशन नहीं होगा। चीजों को थोड़ा सा वाइड तरीके से देखना होगा। वो तो सर एक अच्छा मुद्दा है, लेकिन सर जैसे हमने देखा बांग्लादेश का मूवमेंट है, नेपाल का मूवमेंट है, यूथ बड़ा एक्टिव रहा। और भारत में यूथ मूवमेंट्स इस तरीके से और इस लेवल पर कभी हुए नहीं शायद। क्या वजह लगती है आपको भारत के यूथ मूवमेंट में और अपने पड़ोसी देशों के यूथ मूवमेंट में? सर एक टर्म होता है, टर्म सर, जैसे भारत में जो यूथ पार्टीज हैं, जैसे जितने भी नेशनल लेवल पार्टीज है, सबके यूथ विंग्स भी हैं और एक प्रॉपर औपचारिक रूप से काम करते हैं। जो पार्टीज नेशनल लेवल पे पार्ट कर रही हैं या स्टेट लेवल पे पार्ट कर रही हैं, उनके जो यूथ विंग्स हैं वो भी उसी प्रकार से उनसे जुड़े हुए हैं। तो
किसी एनार्कियल आंदोलन में वो सीधे शामिल नहीं हो सकते। वहां पे इस प्रकार का है नहीं। जैसे जो बांग्लादेश में जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैं उसको देख भी रहा था, अनौपचारिक रूप से कई बार उसमें कितने विभेद हुए, किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं थे। सेम गोज विद नेपाल आई थिंक। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हम यंग बंग आंदोलन की बात करें या इवन जब हम मास्टर दा की बात करते हैं, सूर्य सेन की बात करें, तो चीज़ें तो हुई, करने की कोशिश हुई। शॉर्ट में इसका आंसर दूंगा क्योंकि त्यागी सर बैठे हैं तो हम लोग उधर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। बस मैं बस यही कहूँगा कि सर कि भारत में जैसे ABVP की बात कर लें, NSUI की बात कर लें, समाजवादी छात्र सभा, सभी पार्टियों के अपने लोकल विंग्स हैं और वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। और सर हमारे जो विरोध रहे वो लोकतांत्रिक विरोध रहे। मैं JNU के जो वो उनकी छात्र संघ से पहले जो उनकी स्पीच होती है मैं उसको देखता हूँ, उसमें इतने ज़्यादा लोकतंत्र के पहलू छुपे होते हैं। जिसकी भी बात करूँ, चाहे वो किसी भी दल से हो। मैं 1930-31 की ISF के आंदोलन की बात कर रहा हूँ सर, उस समय की स्पीच टेक्स्ट में पढ़ रहा था और अभी देख रहा था। मुझे लगा कि अभी भी लोकतंत्र के इर्द गिर्द ही हम ठहर रहे हैं। हम अभी भी चाहे जितने भी बातें कह लें, टूल किट की बात हो जाए, लेकिन अभी भी जो भारत का छात्र है जो यूनिवर्सिटी से जुड़ा है और किसी छात्र विंग से जुड़ा है, वो लोकतंत्र के पहलुओं से जुड़े बिंदु पे ज़्यादा बात करता है। जो सर ने भी सारी बातें की कि पॉपुलिस्ट चीज़ें आ जाती हैं, उस प्रकार की चीज़ें दिख जाती हैं, पर अभी भी हम औपचारिक रूप से एक छात्र संगठन और एक जिम्मेदार छात्र संगठन के रूप में स्टूडेंट्स को ज़्यादा देखते हैं। सर मेरा तो ये मानना, ये चीज़ शायद मुझे नेपाल या बांग्लादेश में नहीं दिखी उतनी। सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जैसे आसू, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, मतलब ये ऐसा छात्र संघ था जिसने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, जिसके बाद आसाम अकॉर्ड साइन हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। जब आसू को ये पता लग गया था कि आसाम सरकार से या केंद्र सरकार से सीधी बातचीत से समाधान नहीं हो रहा है और जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ईस्टर्न पाकिस्तान उस समय था वहाँ से इस तरफ हो रहा है, तो समाधान निकालना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर वायलेंस भी हुआ, छात्रों की जानें भी गई। तो ऐसा भी भारत के इतिहास में है। जेपी के आंदोलन में भी कितने छात्रों ने अपना योगदान दिया, वही आज के टाइम के मेजर पॉलिटिशियन बन गए हैं। बिल्कुल जेपी का स्किप कर गया कि सारे उस समय के छात्र अभी के नेता ही हैं, अभी के नेता ही हैं। लेकिन मजेदार बात है सर, चाहे जेपी का आंदोलन देखें, उसके जितने भी प्रोडक्ट्स रहे, फिर अन्ना के भी जो भी प्रोडक्ट्स रहे, सर यूनिक केस। सर एक रुक रहा हूँ, बस अन्ना के आंदोलन से एक एनेक्डोट बता रहा हूँ कि अन्ना के आंदोलन के बहुत सारे क्षेत्र, जैसे 1857 का संग्राम था तो बहुत अलग अलग क्षेत्र, तो इलाहाबाद में मैं नेतृत्व कर रहा था मेरी बहुत सारी फोटोज उसमें निकली थी। सर आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं सर, मैं शायद ये कह रहा था कि इनके जो बाई प्रोडक्ट्स निकले वो कभी भी सर उतने रेलेवेंट या उन आइडियाज़ और थीम्स पर स्टिक नहीं किए। तो क्या ये आइडिया का फेल्योर था? नहीं, मुझे नहीं लगता आइडिया का फेल्योर सर। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक हकीकत के हिसाब से पार्टी और लोग अपने आप को एकोमोडेट कर लेते हैं। जैसे एक पॉलिटिक्स का एक मॉडल है, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। वो कहता है कि जो पॉलिटिशियंस वो बिजनेसमैन है, एक्चुअली जनता जैसी होगी वैसे ही लोग होंगे, मतलब जनता जैसी होगी वैसे ही वो लोग होंगे जो पॉलिटिक्स में हैं। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, 2011 की बात है, उसी समय जब ये अन्ना हज़ारे आंदोलन चल रहा था, करप्शन, 2G स्कैम और कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, ये सब चल रहा था न्यूज़ में। तो उस टाइम पर मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा, तो मैंने उसमें कोट किया एक तो रूसो को। रूसो ने एक बात कही थी, किसी भी समाज में वैसे ही क्रिमिनल और वैसे ही पॉलिटिशियन होते हैं जैसा कि वो समाज डिजर्व करता है। अब कई लोगों ने कहा डिजर्व करता है, कौन समाज क्रिमिनल डिजर्व करता है, कौन समाज ऐसे पॉलिटिशियन डिजर्व करता है? लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि वो समाज से ही निकले हैं। आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखिए, ग्रेटर कैलाश दिल्ली में जो आपका चुनाव जीतेगा, या फिर हमारे किसी पिछड़े इलाके में जो हमारे देश का इलाका है वहाँ पे चुनाव जीतेगा, उस व्यक्ति में आपको भेद मिलेगा। कुछ ऐसे चुनावी क्षेत्र होंगे जहाँ पर बाहुबली ही चुनाव जीत सकता है, कोई जीत नहीं सकता। सही बात है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, अगर उसी बाहुबली को आप यहाँ पर ले आइए जहाँ पर एलीट रह रहे हैं कुछ, है ना, वो नहीं भाव देंगे बाहुबली को। सही बात है। उनके बहुत बड़े कनेक्शंस हैं। तो यानी कि राजनीति लोगों से ही तो तय हो रही है। उसी में मैंने एक बात कही कि मैंने कहा यार अल्टीमेटली लोग जिम्मेदार हैं, मतलब नेता नहीं, लोग जिम्मेदार हैं। तो लोग इस वजह से, अगर आपको जाति की राजनीति चाहिए, धर्म की राजनीति चाहिए, तो नेता को समझ में आ रहा है, वो वैसे ही आपको राजनीति देगा, उसी चीज़ों पर फोकस रखेगा। आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया सर, तो वैसे तो हम पॉलिटिक्स से अलग पॉलिटी पर फोकस करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जांपल देना चाहूँगा कि पहले चुनाव के बाद जब सेकंड चुनाव वो लड़ रहे हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि किसको वो टिकट दे रहे हैं, उसको उन्हें बदलना पड़ा। पहली बार में 28 सीट, फिर 67 सीट। तो 67 सीट का जो आंकड़ा पाया है वो इस वजह से ही पाया क्योंकि उन्होंने सीटों के समीकरण को समझा कि किस जगह किस तरह के कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। तो यानी कि वो तो हमारी जनता है ना, वो तय कर रही है कि तुम किस तरह के कैंडिडेट को टिकट दो और हम उसी को जिताते हैं। ये बात तो सही है सर।
अच्छा सर, एक और चीज़ है कि जो भारत में जैसे हम जेनजी की बात करें, हाँ मुद्दा जेनजी है आज हम लोग का, तो क्या ये जैसे हैबरमास ने पब्लिक स्फेयर का टर्म यूज़ किया था, तो क्या जो हमारा जेनजी है वो क्या पब्लिक स्फेयर को मजबूत कर रहा है या फिर हम कहें कि उसे कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो कहीं ना कहीं बैकअप में किसी और जगह से आती हुई दिखाई देती है। जी। तो आपको ऐसा क्या इसमें क्या लगता है? सर, हैबरमास कहते थे कि पब्लिक स्फेयर जो है ना वो डेमोक्रेसी की नींव वही है। पब्लिक स्फेयर का मतलब क्या है? अगर कोई कॉफ़ी शॉप है, कोई नुक्कड़ है, कहीं पर बैठकर हम न्यूज़ की चर्चा कर रहे हैं, वो सब पब्लिक स्फेयर है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम पर कैपिटलिज्म, तो आपको क्या लगता है हमारे पास क्या उतना समय होता है कि जैसे हम ऑफिस के बाद जाएं, फिर आस पड़ोस में बैठकर चर्चा करें ये सही वो गलत? मुझे नहीं लगता कि अब इतना समय लोगों के पास, शहरों में तो एटलीस्ट नहीं है। तो यानी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस का फिर जरिया क्या है? आते जाते जो आप वीडियोस ऑडियो सुनते हो वो है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें लगता है कि जब हम कोई वीडियो सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमारे पास पूरी जानकारी आ रही है, लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट वर्क करता है इको चैम्बर्स पे। आप जिस तरह की वीडियोस को देख रहे हैं आपको वैसी तरह की वीडियोस रिकमेंड करेगा और आपको लग रहा है आप पूरे संसार को समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप एक इको चैम्बर में हैं। सेम तरह की इंफॉर्मेशन आपको बार बार दी जा रही है और आप प्राउड फील कर रहे हैं कि भाई मैं तो कंप्लीट जानकारी रखता हूँ। जबकि जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आप डिबेट को सुनते हैं, आप अपनी बात रखते हैं, कोई आपकी बात को कटाक्ष करता है। तो मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे बदली हैं। तो इंटरनेट को जो इको चैम्बर वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो भाई एल्गो से चल रहा है। तो ये तो जो कंपनीज हैं वो काफ़ी हद तक ये प्लेटफॉर्म्स इस वजह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। एक्चुअली बहुत करते हैं सर जी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपने अगर कोई भी चीज़ एक बार सर्च कर ली तो वो चीज़ फिर आपको बार बार वैसी जी वैसे ही दिखेगी और इस पर फिर लोगों के रेशनल डिसीजन लेने का चांसेस बहुत कम हो बिल्कुल सर। तो सर आपके हिसाब से सर क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन एक टर्म यूज़ हो रहा है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से इफेक्ट कर रही है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को, हमारे गवर्नमेंट सेटअप को? सर बिल्कुल कर रही है। हमको सर याद आता है हम लोग ने जूलियस सीजर पढ़ा था, तो उसमें ऑक्टेवियन और वो एंथोनी के बीच का जो प्रोपेगेंडा चलता है मिस इन्फॉर्मेशन पे चलता है। फिलिप फोर्थ को हम जानते हैं, फिलिप फोर्थ ने वो नाइट टेम्पलर करके ग्रुप था जिनको उन्होंने, चूँकि वो ग्रुप इनके खिलाफ एक कूप को प्लान कर रहा था, तो उन्होंने फैला दिया कि ये शैतान को पूछते हैं, इनको हटा दिया जाए। सर इनको क्या कहते हैं, गोबल्स को देख लिया जाए, पूरा नाजी सत्ता के प्रचार मंत्री थे, क्या फैला दिया कि मैंने जोजो रैबिट देखी थी, जोजो रैबिट बड़ी अच्छी मूवी, स्क्रीन प्ले के लिए उसको ऑस्कर भी मिला हुआ है। तो उसमें वो बताता है वो बच्चा कि अपनी दोस्त से कहता है कि अच्छा तुम ज्यूस हो, तुम तो सीधे बैठी हो, हमें तो बताया गया था चमगादड़ की तरह उल्टा लटकती हो, और इस प्रकार की सारी चीज़ें। तो ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन ही सर फैलाई गई ना। इनफैक्ट हम पुलित्जर के नाम पे अवार्ड मिलता है, पर पुलित्जर पे बड़े आरोप लगते हैं कि उन्होंने बहुत ही प्रोपेगेंडा न्यूज़ भी फैलाई, आरोप लगते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पे सर मिस इन्फॉर्मेशन तो बड़े स्तर पे काम करता है। और आज के समय में जब छोटी छोटी बातें, अभी ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था कि लगभग 60% मिस इन्फॉर्मेशन ही लोगों के पास जा रही है। मेरे पिताजी को मैं डेली फ़ोन पे बात करता हूँ और डेली एक मिस इन्फॉर्मेशन को क्रैक करके बताना पड़ता है कि नहीं सही नहीं है। ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन से शादी नहीं की हुई है, न्यूज़ देख रहे हो मिस इन्फॉर्मेशन है। और दिक्कत क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा दिक्कत सर फिल्टर आउट करने की है। बहुत से प्लेटफॉर्म हैं और क्या कहते हैं ऑल्ट न्यूज़ करके, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो करते हैं, लेकिन यस डेमोक्रेसी जैसी चीज़ को आज के समय में जब हम इन्फोडेमिक के एरिया में है सर, तो मिस इन्फॉर्मेशन सरकार को शैकल तो कर सकती है सर। जी सर। और सर अगर फाइनली समापन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि जो ये मूवमेंट चल रहे हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी ना कभी शायद इंडिया में भी ऐसा हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन यूथ तो अवेयर होता ही है। तो सर क्या आपको लगता है कि भारत के लिए अगर हम बात करें तो जेनजी कोई JP 2.0 टाइप का मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी रखता है, या आपको लगता है कि सब बस मीम क्रिएटर और इस तरीके से ही चीज़ें चलेंगी? नहीं सर, सबसे पहले मैं सोचना पड़ेगा कि वाई वी आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम इट, मतलब हम इससे इंस्पायर हो क्यों रहे हैं, वैसी मूवमेंट हमें चाहिए क्यों। मूवमेंट जैसे आपने देखा कैसे वो हाथ से भी निकली है मूवमेंट, तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं उठी, आवाज़ उठी है। और सर आपने एक बात कही थी कि कई बार जो डीप स्टेट होती है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। कब कोई मूवमेंट उठेगी और वो आपके हाथ से निकल जाएगी और देश को नुकसान पहुंचा देगी पता नहीं लगेगा। जैसे ईरान के केस में काफ़ी समय बाद जाकर CIA ने एक्सेप्ट किया कि ऑपरेशन एजेक्स के थ्रू उन्होंने वहीं के प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करा दिया, और उस समय भी यूथ सोच रहा था कि उन्होंने देश के बड़े काम आए हैं, जबकि कोई काम नहीं आए।
उल्टा जो प्रधानमंत्री देश के रिसोर्सेज को बचा रहा था, नेशनलाइज कर रहा था, उनके लिए बेटर जॉब्स आती, उनके लिए समृद्धि आती। तो कई बार जनता जो होती है पॉपुलिज्म के चक्कर में उसको हकीकत नहीं पता होती, वो बहुत सिंपल चीज़ों में सोल्यूशन देखती है, जबकि रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है। तो मुझे नहीं लगता कि सर सेम वही मॉडल इंडिया में कभी आना चाहिए। दबाव बनाने के लिए बीच बीच में आवाज़ उठनी चाहिए यूथ की, कहीं लोकलाइज्ड एफर्ट्स होने चाहिए जो होते ही हैं, और उसके बाद जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो सिविल सोसाइटी है, एनजीओ हैं, मीडिया हैं, वो सब आगे आएँ और जहाँ जहाँ सुधार की ज़रूरत है वो सुधार करें। लेकिन सर मतलब इंडिया की पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो यूथ पार्टिसिपेशन बहुत ही लोअर लेवल पर रहा या बहुत लोअर मिडिल लेवल पर रहा। कभी भी टॉप लेवल पर यूथ पॉलिटिशियंस एक्टिव नहीं हो पाए। हमने ना उनको ऊपर आने दिया और ना ही कभी वो लीडरशिप की पोजीशन में रहे। आज की भी अगर हम बात करें तो कैबिनेट में अगर आप देखेंगे तो 60% से ज़्यादा लोग 60+ होंगे। सही कह रहे हैं। अभी आजकल डिबेट चल रही 75 के बाद रिटायर होना है या नहीं होना है, और ये चीज़ हमेशा रही सर। मतलब एक राजीव गांधी जी को छोड़ दें तो भारत में कोई यूथ प्राइम मिनिस्टर रहा हो, मतलब वो भी यूथ एज में नहीं थे लेकिन सबसे यंगेस्ट तो थे। तो क्या यूथ का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना भारत के लिए एक फेवरेबल एस्पेक्ट रहा जिसकी वजह से हमारे यहाँ कभी यूथ उतना आगे का एस्पायर ही नहीं कर सका? नहीं सर, इसको फेवरेबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ यूथ को आगे आना चाहिए। अगर टॉप लीडरशिप में यूथ होंगे, और ऐसा नहीं है कि कुछ सालों का आपके पास अनुभव है तो ही आप देश को बेहतर चला सकते हैं, ये भी एक मिथ है। क्योंकि कितनी जगह मतलब जहाँ पर जो फैसले होने चाहिए थे नहीं हुए, और उसकी वजह से प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन इम्पैक्ट रहती है, वो बहुत बाद में जाके लोगों को समझ में आता है। तो यूथ को आगे आना चाहिए, और यूथ अगर टॉप लीडरशिप में होगा तो वो अगले 30 साल 40 साल देश को कहाँ पहुँचाना है, 50 साल देश को कहाँ पहुँचाना है, उस पर सोचेगा, उस पर काम करेगा। तो उसके लिए हाँ सर, उस केस में एक सोशल अपहीवल की यूथ को सपोर्ट करना है। अगर वैसी डिमांड क्रिएट होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मजबूरी होगी कि वो यूथ को आगे आएँ, यूथ को आगे रखें। हाँ सर, एक्चुअली वो एक नीड ऑफ द आवर है, वो नीड ऑफ द आवर है, वो बिल्कुल फैक्टर है। लेकिन भारत में ये चीज़ हमेशा मिसिंग रही सर। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं होगा ये कंपैरिजन करना, लेकिन जैसे भगत सिंह और महात्मा गांधी में लोगों ने गांधी को ही प्रेफर किया जी। गांधी से ज़्यादा सोशलिस्ट थॉट थे शायद भगत सिंह के जी। तो इस तरीके से सर सुभाष चंद्र बोस से भी ज़्यादा गांधी प्रेफर किए गए जी। लेकिन सर उसके अदर नुआंसेस भी हैं, उसके अलग कारण भी हैं, क्योंकि गांधी जी किस पृष्ठभूमि में भारत में एंट्री करते हैं, फिर किन मुद्दों पर वो मासेस को जोड़ पाते हैं, और फिर प्लस अगर मास को देखोगे तो भारत का मास क्या जो भगत सिंह जी का मेथड था उसमें हीरोइज्म चाहिए, क्या उसके लिए उतने लोग तैयार हो पाते? तो वो भी कारण है। और सर भगत सिंह ने लास्ट में जो लेटर भी लिखा था उसमें उन्होंने अल्टीमेटली गांधी जी की वे को बेटर बताया था सपोर्ट के साथ। गांधी जी को तो बाद में राष्ट्रपिता भी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस खुद ही कहते हैं। नहीं, मेरा मुद्दा ये नहीं है, मैं गांधी से उनको बड़ा नहीं कर रहा एक्चुअली। नहीं, उनको बड़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाकई उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा है। क्योंकि जो यूथ जुड़ा, जो नेशनलिज्म को एक नया ब्लड मिला, तो मतलब वो तो भगत सिंह जी बड़े सेक्रीफाइसेस तो सर यूथ, और ऐसे कितने सारे लोग हैं। तो ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये बड़ा इंसाइटफुल डिबेट रहा आपकी प्रेजेंस के कारण सर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर अगर आगे मौका मिलेगा तो जरूर समय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर सर पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से बच्चे अगर देखें, भले ही वो जीएस के स्टूडेंट हो, मतलब वो पॉलिटिकल साइंस उनका ऑप्शनल ना भी हो, तो भी अगर वो इस नज़रिए से देखेंगे तो उनको वो चीज़ बेहतर समझ में आएगी कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। बिल्कुल सर। और यूपीएससी में आप कुछ भी करें, पॉलिटी से दूर नहीं हो सकते जी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और थिंकिंग से दूर नहीं हो सकते जी। तो वहाँ पर सर हमें लगता है कि अगर आपका कभी कभी साथ मिल जाएगा तो अरे थैंक यू सर। और वैसे भी आपके पर्सपेक्टिव कुछ अलग होंगे, सर के पर्सपेक्टिव कुछ अलग होंगे, साहित्यिक रहेंगे, तो सर उससे तो हमें भी ज्ञान मिलता है, तो ऑलवेज रेडी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आज मुझे लगता है कि आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इसके साथ साथ अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि हम लोग उस पर भी डिबेट करें, उस पर भी चर्चा करें, जिससे उस संवाद से आपका भी थोड़ा इनरिचमेंट हो, आपकी आंसर राइटिंग बेहतर हो, आपको जीएस में हेल्प मिले, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन को भी हमेशा इंटरेक्शन का एक टूल ही मानिएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।